आज का यह दौर 21वीं सदी का दौर है और इस दौर में गांव हो या शहर हो, हर जगह मोबाइल पहुंच चुका है। अब चाहे मनुष्य चांद के बात करे या फिर पलक झपकते ही किसी भी चीज़ को हासिल करने की बात करे, लेकिन अभी भी बहुत सारी जगह ऐसी देखी जा सकती हैं जहां पर कुछ बिगड़ता है तब लोग तंत्र मंत्र और ताबीज का सहारा लेना शुरू कर देते हैं। दरअसल आज की यह कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, इस कहानी में एक समय की कमी थी और समय की कमी होने की वजह से अपने परिवार का ध्यान नहीं दे पा रहा था जितना कि यह उस परिवार को अपने व्यक्ति का ध्यान देना चाहिए था। महिला ने तंत्र मंत्र का सहारा लेने के बाद कुछ ऐसा हासिल करने की कोशिश की जिसकी शायद उसको चाहत थी, और चाहत तो उसकी पूरी नहीं हुई या नहीं हुई, लेकिन वो भी प्यार में पड़ जाती है। उस महिला को प्यार हो जाता है। जैसा वह महिला कर रही थी ठीक उसकी बेटी भी उसकी देखा देखी वैसे ही करने लगती है। माँ और बेटी को दोनों को अफेयर हो जाता है, दोनों का लव हो जाता है। जिनसे लव होता है, जिनसे प्यार होता है, वो भी कहीं ना कहीं अपने रिश्तों के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, धोखा कर रहे थे। इसी धोखेधड़ी की समय की कमी की वजह से एक दो नहीं तीन कत्ल हो जाते हैं। तीन कत्ल की गूंज जब लोगों तक पहुंचती है इस सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबार, टेलीविज़न और मोबाइल के माध्यम से, तब लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार इस समाज में ऐसे भी लोग रहते हैं। जो कोई कुछ लोग ऐसे जो अपने माँ बाप से धोखा दे रहे थे, तो कुछ ऐसे थे जो अपने पति से, तो कुछ ऐसे थे जो अपने परिवार को धोखा दे रहे थे। और इस धोखेधड़ी में ना केवल तीन जिंदगियां हमेशा के लिए समाप्त हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, बल्कि कई लोग ऐसे हैं जिनकी वजह से वह पूरी ज़िंदगी शायद ऐसे ही भयानक रूप से गुजारेंगे। और शायद एक सबक है लोगों के लिए कि कोई भी कदम उठाने से पहले बहुत बार सोचने की ज़रूरत है आप क्या कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे हो। ये सच्ची घटना एक छत्तीस प्रदेश एक जिला है बलरामपुर, और बलिरामपुर मुख्यालय जो लगता है जिला मुख्यालय उससे ही सटा हुआ एक गांव लगता है दहेज बार। दरअसल एक किसान जिसका नाम नाम रामनाथ होता है, रामनाथ अपने खेतों पर गया था। क्या उसके धान पक चुके हैं या नहीं पके हैं, धान के खेत में वो इधर से उधर घूम रहा था, टहल रहा था। अचानक ही मानव की खोपड़ी जो कि कंकाल के रूप ले चुकी थी उसके पैरों पर आके लगती है। उसको अपने हाथ से उठाकर देखता है और उसके बाद वह छोड़ देता है। लेकिन जब कुछ दूर और आगे बढ़ता है रामनाथ, जैसे देखता है कि उसे एक और खोपड़ी दिखाई देती है। उसके बाद फिर उसकी जिज्ञासा बढ़ चुकी थी, क्योंकि उसके पहली खोपड़ी दिखाई दी, फिर दूसरी खोपड़ी दिखाई दी, फिर पास में एक और खोपड़ी दिखाई देती है, यानी कि तीन मानव के तीन खोपड़ी दिखाई देती है। तो उसकी इच्छा और जगने लगती है। उसने फिर बाकी हिस्सों को भी ढूंढना शुरू किया। जैसे जैसे उसकी इच्छाएं बढ़ रही थी वैसे वैसे उसे डर भी बढ़ रहा था। यहाँ से वो दौड़ लगाना शुरू कर देता है, गांव के लोगों को आवाज़ लगाना शुरू कर देता है। अब उसकी आवाज़ जब गांव तक पहुँचती है तो गांव के लोग उसके तरफ दौड़ते हैं और पूछते हैं, रामनाथ क्यों दौड़ रहे हो, क्यों परेशान हो। तो वो कहता है कि मेरे धान के खेत के अंदर मानव के कंकाल पड़े हुए हैं, लगता है किसी न किसी के हत्या करके फेंके हैं। वो इतना ज़्यादा परेशान था, वो डर गया था। और गाँव के लोगों तक पहुंचती है सूचना तो लोग भी और मौके पर पहुंच जाते हैं। देखते देखते जैसे पूरा गांव वहां पर मौके पर उमड़ पड़ता है। अब यह बात जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन होती है बात वहां तक पहुंच जाती है, यानी कि शहर की कोतवाली तक, शहर की कोतवाल तक यह बात पहुंचती है। कोतवाल के जो एसपी साहब होते हैं, सूचना उनके पास पहुंचती है। खेत है, खेत के अंदर तीन मानव कंकाल पड़े हुए हैं, एक साथ तीन लोगों की हत्या होना यह बहुत बड़ी बात हो जाती है। जैसे ही आईपीएस ऑफिसर वैभव बंकर को, एसपी साहब को यह पता चलता है, वह भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचते हैं। साथ ही एफएसएल टीम और सर्विस लांस टीम को मौके पर लेकर खेत में आते हैं और चारों तरफ से खेतों को बैरिकेड कर दिए जाते हैं ताकि वहां पर कोई बाहर के व्यक्ति ना जाए, कि देखा जाए आखिरकार क्या मामला है। अब पुलिस इस मामले को जांच पड़ताल में जुट जाती है। जब पुलिस इस मामले को जांच पड़ताल कर रही थी, दरअसल यह बात 15 नवंबर 2024 की सुबह की यह बात है। सुबह से शाम हो जाती है। 70 से 80 फुट के उस एरिया में वहां पर पुलिस को तीन मानव के पूरे कंकाल मिल जाते हैं, यानी कि हड्डी का एक भी हिस्सा गायब नहीं था। जब उन्हें जोड़ा जाता है तो पता चलता है कि एक तो बालक की लाश है और दो महिलाओं की लाश है। आखिरकार यहाँ तक ये कैसे पहुंची है पुलिस ने, अब यह बात पता करने के लिए जो जानकारी थी, वो सूचना थी, वो मोबाइल के माध्यम से उसे वायरल करने की कोशिश की, ताकि किसी भी परिवार के कोई सदस्य अगर गायब हुआ है तो वह आकर यहाँ पर संपर्क कर सकता है। साथ ही जो आसपास के थाने थे वहाँ तक भी सोचकर सूचना दी जाती है, या जितने भी आसपास के ज़िले होते हैं उन ज़िलों को भी वायरलेस किया जाता है, यह बताने के लिए कि हमें तीन मानव के कंकाल मिले हैं। आपके इलाके में कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जो गायब हो चुका है, गायब है तो कौन कौन है उसके बारे में सूचना दी जाए। यहाँ
यहाँ से जो घटना स्थल है यहाँ से 80 किलोमीटर दूर एक थाना लगता है कुसमी। कुसमी पुलिस स्टेशन से फ़ोन पहुँचता है। फ़ोन पहुँचने के बाद वो बताते हैं कि हमारे थाने में पिछले 4 अक्टूबर 2024 को एक FRI दर्ज हुई थी गुमशुदगी की। एक व्यक्ति है जो पारा का निवासी है, उसका नाम सूरज देव है। सूरज देव के 3 सदस्य गायब हैं परिवार के। उसकी बीवी जिनकी पत्नी का नाम है कौशल्या ठाकुर, उम्र 40 साल। उनकी एक बेटी भी है मुक्तावती उर्फ मुस्कान, जिसकी उम्र 17 साल के आसपास है। उसका बेटा है मिंटू ठाकुर, जिसकी उम्र लगभग 6 साल के आसपास है। जब पुलिस ने यह संपर्क करने की कोशिश की, उन्हें मौके पर बुलवाया जाता है, उनके रिश्तेदारों को बुलवाया जाता है। सूरजदेव के रिश्तेदार सूरजदेव मौके पर पहुंचता है और आने के बाद जब देखता है तो उसे कुछ चीज़ें दिखाई जाती हैं। साड़ी दिखाई जाती है, लेग दिखाई जाती है, कपड़े दिखाई जाती है जो वहाँ पर मौके पर मिले थे। उस बच्चे के कपड़े दिखाई जाती हैं। कपड़े को देखने के बाद वह फुट फुट कर रोने लगता है, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। जाहिर सी बात है ऊपर आती है वहीं जानता है। जब वो रो रहा था वो सैकड़ों ग्रामीण सैकड़ों पुलिस वाले उसके रोने की आवाज़ को सुन रहे थे। हर किसी की आंखों नम हो जाती हैं, क्योंकि उसका जो परिवार था, उसका जो खानदान था, पूरी तरह से उजड़ चुका था, ख़त्म हो चुका था। बस वह रो रहा था। रोते रोते SSB से वो शिकायत करता है, साहब जो थानेदार हैं, काश उन्होंने इस मामले को इतनी गंभीरता से लिया होता तो शायद उनके बच्चे आज जिंदा होते। जैसे यह बात आती है थानेदार के बारे में पूछा जाता है, थानेदार जितेंद्र जायसवाल, उनकी वाकई लापरवाही पाई जाती है। इस मामले की जो सूचना थी वह पुलिस को समय पर दी जाती है, लेकिन पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया था। वह कह रहे थे कि वह आ जाएंगे, कहीं गए होंगे, इसलिए पुलिस तरह तरह की कहानी बना रही थी। और जब यह बात अधिकारी को पता चलती है तो अधिकारी ने उसको लाइन हाजिर कर दिया और संत लाल आयाम को इस बात की जिम्मेदारी दी कि तुम इस थाने को भी संभालोगे, कुसमी को भी, और साथ ही इस मामले को जांच पड़ताल भी करोगे। अब यह पूछा जाता है कि मामला क्या है। बताया जाता है कि 26 सितंबर 2024 को यह परिवार के 3 सदस्य होते हैं, अचानक से गायब हो जाते हैं। गायब क्यों होते हैं, कहाँ जाते हैं, 80 किलोमीटर दूर कैसे पहुँच जाते हैं, यही सवाल था कि आखिरकार ये वहाँ से कैसे आए। अपनी मर्जी से आए, कोई लेकर के आया, बहुत सारे सवाल थे, हर कोई जानना चाहता था। लेकिन इस बात को बीते हुए उनकी लाश को मिले हुए लगभग 51 दिन का समय हो चुका था। हालांकि पुलिस किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसलिए DNA सैंपल लेती हैं, जांच पड़ताल करती हैं, देखने के लिए कि सचमुच जो गायब है वही है या कोई और तो नहीं। जांच पड़ताल के लिए भेज दिए जाते हैं, लेकिन जिस तरह से तन पर कपड़े मिलते हैं, उनके कुछ जेवरात वगैरह मिलते हैं, उस वक्त मौके पर जो पुलिस को जांच पड़ताल मिलते हैं उससे उनसे पहचान लिया था कि यह मेरे ही बच्चों के हैं, मेरी ही बीबी को है, मेरी ही बेटी की है। पुलिस इस मामले के जांच पड़ताल में जुट जाती है। पहले जो उसका मोबाइल होता है, मोबाइल नंबर की CTR निकलवाई जाती है। CTR के माध्यम से, कॉल डिटेल के माध्यम से जो भी उनके संपर्क में था, संपर्क वाले व्यक्तियों से बातचीत की जाती है। एक व्यक्ति का नाम सामने आता है, उसका नाम मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी झारखंड प्रदेश के भंडरिया एक बरगढ़ एक गांव लगता है, वहां का रहने वाला होता है। उससे जब पूछताछ की जाती है, यानी कि उसे बुलाया जाता है, तो वह आखिरकार मिल जाता है, आसानी से मिल जाता है पुलिस को। काश पुलिस ने पहले मेहनत की होती तो शायद इतना लंबा समय नहीं लगता। 19 नवंबर 2024 को वो पकड़ा जाता है, उससे पूछताछ की जाती है। शुरुआत में वह कहानी बनाने की कोशिश करता है, लेकिन जब पुलिस ने अपने तरीक़े से पूछा तो उसने सारा का सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लिया। पुलिस को यकीन नहीं हो रहा था कि 3 कत्ल होते हैं और 3 कत्ल को अकेला कैसा कर सकता है, इसलिए कोई ना कोई झोल है। इससे पूछा जाता है कि तुम कौशल्या के संपर्क में कैसे आए। कौशल्या ठाकुर के संपर्क में आने की जब बात करती है तो वो कहता है कि वह तो तंत्र मंत्र का काम करता है, इसलिए कौशल्या ठाकुर उसके संपर्क में आती है। उससे वह कुछ तंत्र मंत्र करवाना चाहती है, वो उसके लिए कुछ मदद कर देता है। उसकी जब मदद की वजह से ये दोनों एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं, दोस्त से प्यार में बदल जाती है, और प्यार कब आगे परवान चढ़ जाता है उनको पता ही नहीं चलता। वो गहरी दोस्ती कुछ ज़्यादा ही हो जाती है। अब मुख्तार अंसारी का इस कौशल्या ठाकुर के घर में जब मन करता था तब आ जाया करता था। शायद उसका पति भी शायद इस बात को जानता था, लेकिन वो विरोध नहीं कर पा रहा था। आना जाना चलता रहता है। अब यह मुख्तार अंसारी का छोटा भाई आरिफ अंसारी होता है, जो कि आसपास में ही ठेकेदारी का काम करता है, अच्छे खासे पैसे कमाता था। भैया के देखा देखी वो भी आना शुरू कर देता है इस घर में। जब दस्तखत देता है कौशल्या ठाकुर का मेल मिलाप तो हो जाता है और तंत्र मंत्र करने वाले मुख्तार अंसारी से और जो बेटी होती हैं जिसकी उम्र 17 साल के आसपास होती हैं, मुस्कान का मेल मिलाप हो जाता है उसके छोटे भाई आरिफ अंसारी से। आरिफ अंसारी पैसे कमाता था, जो भी पैसे कमाता था वह सारे के सारे पैसे उस 17 साल की लड़की पर ही खर्च कर रहा था। 17 साल की लड़की भी खुश थी। दोनों के आपस में ऐसे संबंध बन जाते हैं जैसे कि पति पत्नी की तरह रहना शुरू कर देते हैं।
माँ शायद इस बात को जानती थी या नहीं जानती थी, इस बात को तो पता नहीं, लेकिन वक्त बढ़िया गुजर रहा था। अब बढ़िया तो वक्त गुजर रहा था, लेकिन आरिफ अंसारी जितने भी पैसा कमाता था वह सारे के सारे पैसा लड़की पे खर्च कर रहा था। उधर जो उसके बूढ़े बूढ़े माँ बाप थे वो बीमार रहते थे, उनके ना इलाज हो रहे थे ना उनके पास पैसा पहुँच रहा है। इस बात पर घर में क्लेश होना शुरू हो जाता है। बड़ा भाई छोटे भाई को समझाने की कोशिश कर रहा था, तुम सारे के सारे पैसा इधर खर्च कर रहे हो, माँ बाप पर ध्यान दे दो। लेकिन जो छोटा भाई है इस बात को बड़े भाई से लेकर नाराज हो जाता है। कुल मिलाकर इनके घर में भी कलेश शुरू हो जाते हैं। उधर तो कलेश शायद था ही, जो लड़की है और माँ है उन दोनों को अफेयर हो जाता है, लव में पड़ जाती हैं। लव के चक्कर में आने के बाद एक दिन ऐसा तारीख आता है 26 सितंबर 2024 को मुख्तार अंसारी इस कुसमी पारा में पहुंचता है। वहां जाने के बाद जो महिला कौशल्या ठाकुर होती है उससे कहता है कि अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो कहते हैं नेशनल पार्क में देखेंगे, पास में गढ़ है वहीं चलेंगे और वहां घूम करके आएंगे। कौशल्या ठाकुर तैयार हो जाती है, बेटी भी तैयार हो जाती है। बेटी से पूछा जाता है कि कहता है मम्मी और बहन जा रही है, तो बेटा भी साथ में चल जाता है। तीनों के तीनों उसके बाइक पर बैठते हैं और बैठने के बाद यहाँ से लगभग 80 किलोमीटर दूर चांदो से होते हुए बलरामपुर पहुंच जाते हैं। जब वो चांदो में थे तो आरिफ अंसारी की नज़र पड़ जाती है। आरिफ अंसारी इनसे मिलता है और बातचीत करता है। अब इनसे पूछा जाता है कि अब क्या कहाँ जा रहे हो, तो कहता है कि बलरामपुर जा रहे हैं और रात को वहीं रुकेंगे। देखते देखते आरिफ अंसारी भी घर पहुंच जाता है। पांचों लोगों ने एक खाना खाते हैं और खाना खा करके अपने अपने जगह पर सो जाते हैं। आरिफ अंसारी की नीयत तो पहले से ही खराब थी। गुस्से में जाता है और कहता है मैं तुमसे शादी करना चाहता है। जब उस मुस्कान से पूछा जाता है, मुस्कान साफ मना कर देती है। पहले भी वो मना कर दी थी साफ साफ, अभी भी उसने मना कर दिया। इस बात पर आरिफ अंसारी को गुस्सा आता है। वह उसके पेट में एक दो चाकू मार देता है। जैसे चाकू मारता है लड़की की आंख खुल जाती है और उसके बाद आंख नहीं हो जागी तो थी ही, लेकिन वह चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। जैसे उसकी चीख निकलती है वो चिल्लाती है, माँ की आंख खुल जाती है। माँ अपनी बेटी को बचाने के लिए मौके पर दौड़ती है तो साथ में मुख्तार अंसारी भी जाग जाता है। उसने मौका देखा, मौका देखने के बाद उसे पता चल गया कि यह लड़की शायद किसी कीमत पे बचेगी नहीं। वहीं पास में एक कुल्हाड़ी पड़ी हुई थी, कुल्हाड़ी उठाता है और बहुत तेजी के साथ कौशल्या ठाकुर के सर में मार देता है। कौशल्या ठाकुर जमीन पर गिर जाती है। उधर माँ भी तड़प रही है, इधर बेटी भी तड़प रही है। दोनों तड़प रहे थे। दोनों को खींच करके जब उस कमरे से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे तो बेटा भी जाग जाता है। जब बेटा जागता है तो अपनी माँ को आवाज़ लगाते लगाते आगे बढ़ रहा था, तो दीदी को आवाज़ लगाते लगाते आगे बढ़ रहा था। तभी मुख्तार अंसारी उसके सर में एक कुल्हाड़ी मार देता है। तीनों को सर में कुल्हाड़ी मार देते हैं, फिर उनकी इत्मीनान से हत्या कर देते हैं। और हत्या के बाद उनके जो शव होते हैं, लाशें होती हैं, उनको कब्जे में लेने के बाद उनको नज़दीकी जो गांव लगता है दहेज बार, वहाँ का जो जंगल होता है जो बताया जाता है, वहाँ पर एक ईंट भट्टा हुआ करता है। फिलहाल की स्थिति में वो ईंट भट्टा बंद था। उस भट्टे के पास में धान का खेत होता है। उस वक्त धान छोटे थे, वहाँ पर वो फेंक देता है। वो लाशों को फेंकने के बाद सीधा घर आते हैं और घर आने के बाद साफ सफाई करते हैं। वहाँ से पूरी स्थिति को ठीक करने के बाद जो लड़का होता है अंसारी, जिसका नाम मुख्तार अंसारी होता है, वह तो अपने गांव की तरफ भाग जाता है। और साथ ही जो दूसरा होता है उसका भाई आरिफ अंसारी, वह महाराष्ट्र की तरफ भाग जाता है। और उन्हें लग रहा था कि शायद अब वो कभी पकड़े नहीं जाएंगे, इस घटनाक्रम का कभी खुलासा नहीं होगा। लेकिन 51 दिन के बाद जहाँ पर उन्होंने लाश फेंकी थी वहाँ के खेत के मालिक रामनाथ को यह लाशें मिल जाती हैं कंकाल के रूप में। और बात पुलिस तक पहुँचती है। पुलिस सीडीआर के माध्यम से इन दोनों भाइयों तक पहुँचती है और दोनों भाइयों को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद इनको जेल भेज दिया जाता है। जब पुलिस ने घटनाक्रम का खुलासा किया तब तक लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि माँ आखिरकार ऐसा कदम क्यों उठा सकती है, क्यों अपने पति को धोखा दे सकती है। साथ ही बेटी क्यों अपनी माँ और अपने बाप अपने भाई को धोखा दे रही थी, क्यों वो जरा सी पैसे के लिए लालच में आने के बाद उस लड़के का अफेयर में पड़ जाती है। उधर जो आरिफ अंसारी होता है पैसे जरूर कमा रहा था, उसके बूढ़े माँ बाप बीमारी से जूझ रहे थे, उनके एक एक पैसे के लिए जूझ रहे थे, इलाज से जूझ रहे थे, खाने पीने से जूझ रहे थे। वह सारा का सारा पैसा वहाँ खर्च कर रहा था। रिश्ते के ऐसे मकड़ जाल में एक ऐसे नए रिश्तों को जन्म दे रहे थे जिनको ना समाज इज्जत देता है, ना कोई भी इज्जत देता है, ना मन इजाज़त देता है। वह इस तरह के रिश्ते में बनने के बाद वह न केवल एक बल्कि दो तीन कत्ल कर देते हैं। इन तीन कत्ल का खुलासा होने के बाद लोगों को भी सोचने पर मजबूर होना पड़ता है। वह भी रिश्तों पर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि ऐसे रिश्तों पर कैसे विश्वास करें। अगर पति हो सकता है कि मेहनत मजदूरी कर रहा हो, उसके बाद इतना समय ना हो, तो महिला को आखिरकार ऐसा कदम उठाने की क्या ज़रूरत पड़ रही थी।